Good morning, students. Once again, I am before you with the remaining topics from your hegemony in world politics by America. In this regard, the first topic is there. Students, you should know that there is no such an international government to impose restrictions or constraints on any particular हेजमॉन जो पूरे दुनिया की पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को, कल्चर को प्रभावित करता है, अपने अनुसार उसको डिटरमाइन करता है और डायरेक्शन देता है। तो इस तरह का कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जिस तरह से अपने स्टेट्स में है, अपने नेशन में है। परिणाम स्वरूप अगर हम किसी दूसरे देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं जो बाद में युद्ध की स्थिति बनती है, उसको एक बार को टाला जा सकता है। बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज हैं, लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता। अब बात आती है कि अमेरिका पे किस तरह से ये लागू किया जाए, या कोई भी हेजमनी है जो या अपनाता है, जो हेजमन है, तो उसमें अमेरिका पे 3 तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई गई है जिसके माध्यम से इसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, दबाव बनाया जा सकता है। फर्स्ट है आपका थ्रू इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टेंट एंड पावर डिवीजन। हम आपको बताएं कि अमेरिका में जो स्टेट है उनके बीच में स्टेट गवर्नमेंट की जो 3 ऑर्गन्स हैं, उस 3 ऑर्गन्स के द्वारा जो पावर का डिवीजन है, कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट को, अमेरिका को बहुत पावर देता है, जो इमॉडरेट वे में अपने पावर का एक्सरसाइज करता है, अर्थात बिना किसी अंकुश के। तो इस तरह से वो दूसरे देशों में भी अपने पावर का यूज करता है, लेकिन ये जो 3 ऑर्गन्स हैं कहीं ना कहीं उसको मॉडरेट एक्सरसाइज के लिए मिलिट्री पावर को रोक सकते हैं, उसको बाध्य कर सकते हैं। दूसरा है आप थ्रू डोमेस्टिक कॉन्स्टेंट। पता होना चाहिए हमें, अमेरिका में ओपननेस बहुत है उनके पॉलिटिक्स में, उनके कल्चर में, किंतु ये ओपननेस कहीं ना कहीं उनके बीच में एक आवाज़ से उठाती है। इस तरह से बीच बीच में मीडियाज और सोशल इंस्टीट्यूशंस ने आवाज़ उठाई है कि कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे अमेरिका मॉडरेट हो। और इस सिलसिले में हम कह सकते हैं कि एक घाव की तरह लोगों के मन में, चाहे जो भी ओपननेस ऑफ द कल्चर हो, उनका सोसाइटी हो, एक घाव की तरह सेप्टिसिज्म उनके बीच में जन्म लेता है, जो कहीं ना कहीं अमेरिका को दबाव बना करके और उसको एक मॉडरेट एक्सरसाइज करने के लिए पावर का उसको कंपेल कर सकता है, बाध्य कर सकता है, उसको रोका जा सकता है। तीसरा है हमारा ये आपका ओपन नेचर ऑफ अमेरिकन थ्रू नेटो। यू नो वेरी वेल, आफ्टर द कोल्ड वॉर इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इट वाज डोमिनेटेड बाय अमेरिका। Batterly it is known as North Atlantic Treaty Organization, Batterly। तो हम यहाँ कहना चाहेंगे कि ये जो नेटो मेंबर्स हैं, कहीं ना कहीं नेटो में इनकी मुख्य भूमिका है, और इनको सेटिस्फाई करने के लिए अमेरिका के द्वारा इस बात की ओर इशारा की जाती है कि जितने डेमोक्रेसीज हैं नेटो के अंतर्गत, डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, वो चूँकि मार्केट इकोनॉमी में विश्वास करते हैं। तो चूँकि मार्केट इकोनॉमी में आप विश्वास करेंगे, सबका सहयोग चाहिए, ओपन मार्केट होगा, मार्केट इकोनॉमी होगा, तो सबके सहयोग से ही ये चल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका उनके ऊपर दबाव बना करके मार्केट इकोनॉमी को लागू कर सकता है, नहीं। तो ये जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, नेटो मेंबर्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमें इस बात की ओर अमेरिका को दबाव बना सकते हैं, जिससे अमेरिका वो अपने मॉडरेट
एक्सरसाइज करें मिलिट्री पावर का, न कि इमॉडरेट वे में, जो कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है अमेरिकन सिस्टम के लिए भी और पूरे दुनिया के लिए भी। तो ये 3 आपके जो स्ट्रैटेजीज हैं जिसके माध्यम से अमेरिका पे दबाव बनाया जा सकता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया रिलेशनशिप विथ यूएस। अब बात आती है कि कोल्ड वार के दौरान और सोवियत रूस में ब्रेक होने के बाद इस तरह का जो सोवियत रूस के साथ, सोवियत यूनियन के साथ जो भारत का रिलेशन था, एक फ्रेंडली रिलेशन था। अब इस तरह की पोजीशन आ गई जिस पोजीशन में भारत अपने किसी फ्रेंडली मित्र को ढूंढना चाहा। ठीक है, रशिया की तरफ हमारा झुकाव था, लेकिन आपको मैं बताऊं कि कुछ इस तरह की स्थितियां भी पैदा हुई कि भारत ने 1991 में लिबरलाइजेशन अपनाया और 1995 में ग्लोबलाइजेशन अपनाया, जिसके चलते हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इट गॉट इंटीग्रेटेड विद द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। हैंस हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी बढ़ गया। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंडिया की बढ़ने से इसके तरफ बहुत सारे देश अट्रैक्ट हुए एंड दे वांटेड टू बी द पार्टनर ऑफ इंडिया। इवन यूएस ऑल्सो इंटेंडेड टू बी द पार्टनर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात बताऊँ कि अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव था, क्यों हुआ, इसके पीछे हम आपको बताएंगे कि 2 कारण मुख्य रूप से थे। एक तो टेक्नोलॉजी, अमेरिका का टेक्नोलॉजी काफ़ी हायर है, एडवांस्ड है, डेवलप्ड है। उसने हमें कहीं ना कहीं विवश किया, उसके तरफ हमारी ओरिएंटेशन हुई, झुकाव हुआ। उसी प्रकार इंडो अमेरिकन डायस्पोरा, अर्थात इसका मतलब होता है कि इंडिया के बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में जॉब करते हैं अमेरिका में। आपको बताएं, आपको ये डेटा बताती है कि किस तरह से भारत के द्वारा जितने भी हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं उसका 65% अमेरिका एब्जॉर्ब करता है। अर्थात हमारे 100% में 65% एक्सपोर्ट्स गोज टू अमेरिका। सिमिलरली आपको बताएं, कम से कम 3 लाख लोग जो इंडियन हैं वो अमेरिका के वेलिकन जो सिटी है उसमें कार्यरत है। हाईटेक जो स्टार्टअप है उसमें 15% अमेरिकन इंडियन है। बताएं कि आपको 35% वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, बोइंग जो साइंस की तरफ इशारा करता है, जो कहीं ना कहीं इन्वेंशन में लगा हुआ है। बहुत सारे अपने नाम सुना होगा, इस तरह से ये लोग अमेरिकन सिटीजन होकर के दे और इंडियंस और उनके साइंस में योगदान दिया था, जिसमें चावला का नाम आप जानते हैं, जो एक ग्रेट साइंटिस्ट थी, वन ऑफ द साइंटिस्ट। उसमें 35% हमारे इंडियन साइंटिस्ट का योगदान है। तो इन परिस्थितियों में हमारा कहीं ना कहीं रिलेशन अमेरिका के साथ हो रहा है। अब ये तो हमारी 2 सिस्टम की 2 फैक्टर्स थे जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं इंडो अमेरिकन यूएस रिलेशनशिप को बढ़ने के लिए। अब बात आती है इसमें हमारे कुछ भारत के एनालिटिक्स एनालाइज किए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के द्वारा जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रही है, ये अगर मिलिट्री की बात करें, मिलिट्री पावर के साथ अगर ये रिलेशन बन रहा है तो ये बड़ा ही भयानक स्थिति होगी। कुछ हमारे विद्वानों की कहना है, किंतु कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, अगर भारत इंडिया अमेरिका के साथ अगर अपना रिलेशनशिप अपनाता है तो बल्कि उसके जो द्वारा बहुत सारे जो डिस्कवरीज, इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, साइंस का डेवलपमेंट जो किया जा रहा है, और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए।
क्योंकि हम बहुत दिनों तक उसके साथ हम रिलेशनशिप तोड़कर नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदे की बात नहीं होगी किसी न किसी तरह से। तो ये इस तरह की बात हमारे कुछ विद्वानों ने दी है। तीसरे ग्रुप के जो विद्वान हैं उनका कहना है, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, कि भारत के साथ भारत को इस तरह की स्थिति पैदा करनी चाहिए जिसमें जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको उनका एक कोलिशन बनाए और धीरे धीरे उनको डेवलप किया जाए और अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको डेवलप किया जाए। तब कहीं जा कर के हम अमेरिका पे जब खुद सक्षम हो जाएंगे, अपनी बात जब कह पाएंगे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जितने डेवलपिंग कंट्रीज एक दूसरे की मदद करेंगे। भारत ने इस सिलसिले में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, डिसआर्मामेंट, पंचशील, ये सारी स्थितियाँ अपनाई थी ताकि भारत अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, मजबूत कर सके। इस तरह की स्थितियाँ और बहुत सारी बातों पे चर्चा हो रही है। अब बात आती है जो थर्ड टॉपिक है, हाउ कैन हेजेमनी बी ओवरकम। अब हेजेमनी दैट रेफर्स टू पावर which controls the world politics, economy and culture। अब इसके ऊपर यानी कि कैसे हम हेजेमनी को जीत पाएंगे। बहुत सारे लोगों का डिफरेंट ये है, सिस्टम है। और हम आपको बताएं कि दुनिया में गवर्नमेंट तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बट दे आर नॉट वर्किंग लाइक गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री और अदर कंट्रीज। हेंस अगर युद्ध की बात हो तो युद्ध को टाला जा सकता है लेकिन उसको रोका नहीं जा सकता। आपके सामने पूरे वर्ल्ड में कितने युद्ध हुए हैं, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो, इराक पे इन्वेशन हो, यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल्स है, भारत के साथ चाइना का युद्ध है। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि हम इसको रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है। अब बात आती है कि अगर हम जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो तो अमेरिका के खिलाफ उनके अगेंस्ट में खड़े नहीं हो सकते, लेकिन इंडिया, चाइना और रशिया में जो मेगा स्टेट्स हैं, बड़े स्टेट्स हैं, ये कहीं ना कहीं खड़े हो सकते हैं, किंतु ये खड़े नहीं होंगे क्योंकि इन तीनों के बीच भी आपस में डिफरेंसेस हैं, चाहे वो अपनी बाउंड्रीज को लेकर, इकोनॉमी को लेकर। ये उनके सामने ऑब्स्टैकल खड़ा करता है, बाधाएं खड़ा करता है, जिससे ये तीनों यूनाइटेडली उससे फाइट नहीं कर सकते। जब खुद ही यूनाइट नहीं होंगे, हाउ कैन दे फाइट अगेंस्ट दैट हेजेमनी एंड ब्रिंग कॉन्स्टेंट एंड ओवरकम हेजेमनी लाइक अमेरिका इज प्लेइंग देयर। सेकेंडली, बैंड वैगन स्ट्रैटेजी। अब बात आती है कि ये बैंड वैगन स्ट्रैटेजी क्या है। हमारे जो हेजेमनी सिस्टम है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इस तरह के तर्क दिए गए हैं और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी चाहिए। उसके खिलाफ जाने से बेटर है कि अपनी इकोनॉमी उसकी इकोनॉमी से कंपैरिजन करते हुए हम उससे फ़ायदा उठाएं। इसका परिणाम ये होगा कि कहीं ना कहीं हम, चूँकि आपको भी पता है कि जब इंडिया, रशिया, चाइना उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, फिर इंडिया का ये महत्वपूर्ण कार्य है या अन्य जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं कि उनके अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करें और तब कहीं जा कर के, तो इससे उसके खिलाफ न जा कर के उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तब ये लॉन्ग रन में आने वाले समय में और भी अधिक हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, नाउ स्टेइंग अवे बट नॉट पॉसिबल फॉर रशिया, इंडिया, चाइना। अगर हम चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे जो देश हैं अपने को अमेरिकन हेजेमनी से अपने को हाइड करके रखें, अलग रखें, छिपा कर रखें, आई डोंट थिंक दैट इट्स पॉसिबल। इट मे बी पॉसिबल फॉर दोज स्मॉलर कंट्रीज which doesn't have power to fight against
अमेरिका। मोर ओवर जहाँ तक इंडिया, चाइना, रशिया की बात है तो ये बड़े बड़े देश हैं। इनके द्वारा कोई भी किया हुआ कार्य, स्टेप लिया हुआ अमेरिका को कहीं ना कहीं डिसएग्री करेगा, अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। इसलिए ये कभी भी, ये तीनों देश जो मेगा स्टेट्स हैं, कभी भी अपने आप को इनके द्वारा स्टेप जो लिया जाएगा इसको ये हाइड नहीं कर सकते, छिपा नहीं सकते। हाँ, छोटे छोटे देश संभव है कि ये अपने आप को बचा लें हेजेमनी से, किंतु बड़े देश, इसके साथ ही आपको भी पता होना चाहिए कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज, जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, क्या उनके द्वारा कोई लिया गया स्टेप अमेरिका की नज़रों से वंचित रह सकता है? कभी नहीं। इसलिए अगर हम बात करते हैं अमेरिकन हेजेमनी की, तो उसके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी है कि उसको हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रोकें। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू उसके इकोनॉमी को हम कमज़ोर करें, क्योंकि सबको पता है कि किसी भी देश का स्प्लिट तभी होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी परेशानियां, कष्ट हैं, वो वर्कर सामने आती हैं, बीच में दबा दी जाती हैं। यदि उनको इकोनॉमिकली हेल्प देकर या फिर उनको अपनी बातों में लेकर के इस तरह की प्लानिंग की जाए कि जो यूएस हेजेमनी है उसको कहीं ना कहीं मॉडरेट किया जा सकता है। इमॉडरेट वे में अमेरिका के द्वारा लिया गया स्टेप, उसके द्वारा एक्सरसाइज ऑफ पावर है या मिलिट्री पावर है, उसको हम इकोनॉमिकली रोक सकते हैं, लेकिन बिना इकोनॉमिकली सोचे हुए नहीं रोक सकते। प्लस आप कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में आपको अपने कल्चर को डेवलप करना होगा, हाईलाइट करना होगा, अपनी पॉलिटिक्स को हाईलाइट करना होगा कि आइदर डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म और सोशलिज्म, विच वन इज बेटर according to my views? The government which provides opportunity for the all-round development of its citizens, either it is government running on socialism or democracy, that is better according to my views. अब बात आती है कि क्या रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, चाइना, क्या इनके द्वारा लिया हुआ स्टेप अमेरिका से वंचित रह सकता है? कभी नहीं। हम जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक दृष्टिकोण से उनको हराया जा सकता है, उनको डिफीट किया जा सकता है, उनके हेजेमनी पे अंकुश लगाई जा सकती है, उसको जीता जा सकता है। स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड वेयर द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। एंड यू नो, कहीं भी किसी प्रकार की बात होती है तो हम ग्लोबल जो विलेज का हेड है उससे अपनी बात रखते हैं। अगर उसको भी हम रिफ्यूज़ करते हैं, अगर रिफ्यूज़ कर भी देते हैं, तो क्या ये संभव है कि एक ग्लोबल विलेज में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य और स्टेप किसी दूसरे देश को इफेक्ट ना करे? ये अवश्य करेगा। आज चाहे एनवायरनमेंट की बात हो, आप देख रहे हैं वातावरण किस तरह से हमारा प्रदूषित हो रहा है, तो ये प्रदूषण हेजेमनी भी है, लेकिन इससे हम अपने आप को ग्लोबल वर्ल्ड में अलग नहीं रख सकते। परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी बनाकर, कल्चरल स्ट्रैटेजी बनाकर और कोलिशन के माध्यम से हम अमेरिका पे अंकुश लगा सकते हैं और उसको प्रेरित कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं कि ताकि वो मॉडरेट एक्सरसाइज करे अपने मिलिट्री पावर का। ओके, थैंक यू। दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। ओके।